Hello students, welcome in the online classes of MD School Kalayat. We are on second lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का सेकंड लेसन में भारत में विकेंद्रीकरण के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीज़ों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारियों से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकारें 2 या अधिक सत्रों वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 सत्रों वाली सरकारों के बीच चर्चा की है, बात की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विभिन्नताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर है स्थानीय सरकारें। प्रथम स्तर क्या है? केंद्र सरकार। और द्वितीय स्तर क्या है? राज्य सरकार। और तृतीय स्तर क्या होगा? स्थानीय सरकारों का। और यह प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है, यानी यही सुझाव दिया गया है। इसके फलस्वरूप 3 सत्रों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं। कहने का अर्थ है जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसको दी जाती हैं? स्थानीय सरकार को दी जाती हैं। तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी शक्तियों का बंटवारा करना। विकेंद्रीकरण के पीछे जो बुनियादी सोच है यह है कि उनके अनेक मुद्दों या समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर यानी अच्छी समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था और न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन यानी परिवर्तन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया, यानी तीसरा स्तर स्थानीय सरकार को। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता थी। कहने का अर्थ है जो स्थानीय स्वशासन का क्या है? नियमित रूप से चुनाव कराना और निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी जो पिछड़ी जातियां हैं और जो
पिछड़ी जातियों के लिए क्या है, जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई। कहने का अर्थ है जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके लिए क्या है, चुनाव में सीटें आरक्षित की गई। कम से कम 1/3 पद पर क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। चुनाव में क्या है, महिलाओं के लिए भी क्या है, जो सीटें 1/3 आरक्षित की गई। हम राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है, यानी हिस्सेदारी की। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। जो स्थानीय शासन व्यवस्था है वो गांव के स्तर में किसके नाम से, पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य हैं और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और इन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है और इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग, यानी क्या है, जो 18 साल के हैं और 18 से ऊपर हैं, वे सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं, यानी अपना वोट डालते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा, विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में क्या है, नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं। और नगर पालिका का प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया की कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर क्या है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, समानता का अधिकार दिया जाता है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकार को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारा जो सेकंड लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।